नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। भारत जोड़ो यात्रा का आज 58वां दिन है और इस समय यात्रा तेलंगाना में मौजूद है। आज शुक्रवार को यात्रा विश्राम पर है और कल यानी 5 नवंबर को यात्रा तेलंगाना के मेडक से फिर से शुरू की जाएगी। बता दें, कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय करने के लिए चल रही है पदयात्रा अब तक करीब 1400 किलोमीटर तक का सफर तय कर चुकी है। वहीं तेलंगाना कवर करने के बाद यात्रा 7 नवंबर को महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी। तेलंगाना मुख्यमंत्री केसीआर ने अपने पार्टी विधायकों को रिश्वत देने के मामले में एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। उन्होंने गुरुवार को मुनुगोडे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कई वीडियो पेश करते हुए ये दावा किया कि बीजेपी ने कुछ दिन पहले उनके विधायकों को खरीदने की कोशिश की। केसीआर ने पीएम मोदी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि पीएम रिश्वत देने और विधायकों को खरीदने की राजनीति को प्रोत्साहित करते हैं। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि बुनकर परिवार का एक भी वीडियो बीजेपी को ना जाए। केसीआर ने आगे कहा कि पीएम मोदी इससे ज्यादा और क्या चाहते हैं। देश में पीएम से बड़ा और कोई बड़ा पद नहीं है कि नहीं? आप इस पर एक बार नहीं बल्कि 2 बार रह चुके हैं, फिर भी ऐसा क्यों? फिर ये दुष्टता और अराजकता क्यों? बता दें, इससे पहले भी मुख्यमंत्री केसीआर ने रविवार को अपने विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश करने को लेकर एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने दावा किया था कि उनकी पार्टी के 4 विधायकों को दिल्ली के ब्रोकरों ने खरीदने की कोशिश की थी। साथ ही उन्होंने इस दौरान भारतीय जनता पार्टी पर भी जमकर निशाना साधा था। केसीआर ने कहा था कि आज मैं अपने उन्हीं विधायकों के साथ एक ही मंच पर हूं। इससे इतना तो साफ होता है कि हमें कोई तोड़ नहीं सकता। मैं आपको बता दूं कि दिल्ली के कुछ ब्रोकरों ने तेलंगाना के आत्मसम्मान को चुनौती दी थी। उन्होंने हमारे 4 विधायकों को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की पेशकश की थी। मैं आज ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे विधायकों ने इस प्रयास के खिलाफ आवाज उठाई है। मैं आपको साफ कर देना चाहता हूं कि वो सिर्फ तेलंगाना को हड़पना चाहते हैं। राजधानी दिल्ली के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है, जिसके चलते नोएडा जिला प्रशासन ने ऑनलाइन क्लासेस अनिवार्य रूप से शुरू करने का आदेश जारी किया है। बता दें, 8 नवंबर तक ऑफलाइन क्लासेस पर रोक लगा दी गई है और जिला अधिकारी के निर्देश पर जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा जारी आदेश में पहली से 8वीं क्लास तक के स्कूलों में ऑनलाइन क्लास शुरू करने का आदेश दिया गया है। इसके साथ ही 9वीं से 12वीं की क्लासेस को भी ऑनलाइन करने का सुझाव दिया गया है। यही नहीं, जिला प्रशासन ने आउटडोर एक्टिविटी बंद करने का भी आदेश दिया है, जिसमें बाहरी गतिविधियों जैसे कि खेल और प्रार्थना सभा पर पूरी तरह से रोक लगाई गई है। दिल्ली एनसीआर की हवा इस समय इतनी खराब हो गई है कि लोगों को सांस लेने में तकलीफ और आंखों में जलन जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दिवाली के बाद से ही राजधानी में धुंध और कोहरे की चादर छाई हुई है। वहीं दिल्ली से सटे इलाकों में लगातार पराली जलाने का सिलसिला भी जारी है, जिसके कारण दिल्ली की हवा और भी ज्यादा जहरीली हो गई है। बताते, दिल्ली की एयर क्वालिटी गुरुवार को 346 यानी कि बहुत ही खराब श्रेणी में दर्ज की गई। वहीं नोएडा की एयर क्वालिटी 393 और गुरुग्राम की एयर क्वालिटी 318 दर्ज की गई। अब ऐसे में हवा के लगातार खराब श्रेणी में जाने की वजह से एयर क्वालिटी कमीशन ने गुरुवार को दिल्ली एनसीआर में ग्रेड 4 लागू करने का आदेश जारी किया है। इसके लागू होते ही दिल्ली समेत एनसीआर जिलों में डीजल से चलने वाली गाड़ी और ट्रक राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे। वहीं BS6 मानक वाली और इमरजेंसी सर्विस वाहनों को प्रवेश करने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा गैर स्वच्छ ईंधन पर चलने वाले सभी कारखानों को बंद करने का निर्देश दिया गया है और दिल्ली में राजमार्गों, बिजली पारेषण तथा फ्लाईओवरों के निर्माण पर फिलहाल के लिए रोक लगा दी गई है। साथ ही प्रदेश में स्कूलों को बंद करने का भी निर्देश दिया गया है। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान पर एक रैली के दौरान फायरिंग की गई। फायरिंग में घायल होने के बाद इमरान को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। बता दें, इमरान के पैर पर चोट आई है। इमरान पर तब गोली चलाई गई जब वह सरकार के खिलाफ आज़ादी मार्च के हिस्से के दौरान अपने ट्रक पर खड़े हुए थे। वहीं इमरान पर हमला करने वाले शख्स ने कहा कि मैं इमरान को मारने के लिए आया था क्योंकि वे लोगों को गुमराह कर रहे थे। पूछताछ में हमलावर ने कहा, इमरान लोगों को गुमराह कर रहा है, मुझसे यह देखा नहीं गया, इसलिए मैंने उसे मारने की कोशिश की। मैं अकेला हूँ, मेरे पीछे कोई नहीं है। जिस दिन से लाहौर से चले हैं उसी दिन से मैं इसके लिए कोशिश कर रहा था। मैं बाइक पर अकेला आया था। इस सवाल पर कि बाइक कहाँ है, हमलावर ने कहा कि उसे मैंने अपने मामू की दुकान पर खड़ा किया है। मेरे मामू की मोटरसाइकिल की दुकान है।
हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के मालिक बने एलॉन मस्क ने ट्विटर पर वेरिफिकेशन के बाद मिलने वाले ब्लू टिक के लिए हर महीने $8 का शुल्क वसूलने की घोषणा की है। हालांकि इस निर्णय की कई लोगों ने आलोचना की है और नाराजगी भी जताई है। वहीं ट्विटर की इस घोषणा पर अब भारत का पहला रिएक्शन सामने आया है। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने पत्रकारों से कहा, हमें पेड सब्सक्रिप्शन की प्रक्रिया के बारे में जानकारी नहीं है। जब भी यह लागू हो जाएगा तो हम इस सब्सक्रिप्शन सर्विस की रूपरेखा के आधार पर कोई फैसला लेंगे। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी दलों के गठबंधन ने संसद में बहुमत हासिल कर 120 सदस्यीय संसद में 64 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री याइर लेपिड ने गुरुवार को चुनाव में हार स्वीकार कर विपक्षी नेता बेंजामिन नेतन्याहू को फोन कर चुनावी जीत की बधाई दी। लेपिड ने नेतन्याहू से कहा कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय के सभी विभागों को सत्ता के व्यवस्थित हस्तांतरण की तैयारी करने के निर्देश दिए हैं। लेपिड ने ट्वीट किया कि इजराइल की संकल्पना किसी भी राजनीतिक विचार से ऊपर है। मैं नेतन्याहू को इजराइल और यहाँ के लोगों के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। आज के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।